हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के पार्ट 1 में डिस्कस किए कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या क्लासिफाई किया, फिर उसके बाद क्या क्या रूल्स दिए उनके हिसाब से, पीरियोडिक टेबल देखा और उसके बाद ब्लॉक्स में स्टडी किया। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से शुरुआत करने वाले, गजब इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब उससे रिलेटेड पूरा पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ होता रहता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भैया यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ मूव कर रहे हैं और बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बीच में क्या है, पॉजिटिव। भाई हम जानते हैं जब एटम स्ट्रक्चर बात है, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो वो पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जो खींचने का पावर है, अब ये कितना लग रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या है, सिंपल समझिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है तो कितना कर रहा है, वो कितना प्रभाव डाल रहा है पॉजिटिव चार्ज लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक, कितना पॉजिटिव चार्ज अपना अफेक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कितनी तेजी से कितना प्रभाव डाल रहा है, वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बात आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट की। भैया ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो डाल दिया, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। भाई अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। अब ये जो अट्रैक्ट करने इसको जाएगा, तो ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो एज अ स्क्रीन काम करेंगे, पर्दा की तरह काम करेंगे। इधर का जो प्यार है, जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस का प्यार, वो न्यूक्लियस का प्यार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले के पास जाने से रोकेंगे ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इस नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसा कि अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दिख रहा है कि जो जेड है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और वहीं जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ये जो रिपल्शन है इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा, आउटर इलेक्ट्रॉन वाले नहीं करते, इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, ये रिपल्शन करता है, जिसकी वजह से इसका पूरा प्यार जो इनर सेल पे जितना मिलता है उतना बाहरी सेल पे नहीं मिल पाता, उसी को बोलते हैं क्या, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है सबको? एकदम बढ़िया से एकदम समझिए कि पॉजिटिव चार्ज भैया सबके पास पहुंचाना चाह रहा है अपना प्रभाव, सारे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसा करने से रोक रहे हैं और पूरी तरीके से प्रभाव अंतिम इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच रहा है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो प्रभाव पूरा, जो इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय चार्ज आवेश जो है वो जो पहुंच रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल, सबको क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन लिखा है, द फिनोमेनन ऑफ रिडक्शन ऑफ force of attraction of the nucleus on the outer valence electron due to presence of inner cell electrons are called, ये जो रिडक्शन हो रहा है मतलब कि कमी हो रही है किसका, अट्रैक्शन का, न्यूक्लियस को नहीं लेने रहा है, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि जो तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, जितना मतलब चार्ज क्या कर रहा है, वो प्रभाव डाल रहा है, कर्सर, जितना ये न्यूक्लियर चार्ज है, जितना इसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, वही उसका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना भाई प्रभाव न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, जितना वहां तक पहुंचा पा रहा है, वही हमारा क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फार्मूला है, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हुई है। Z इफेक्टिव इक्वल्स टू, मतलब Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z माइनस सिग्मा।
जेड जो है हमारा एटॉमिक नंबर है, सिग्मा हमारा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये फार्मूला एकदम बैठा लेते दिमाग में, एक नंबर का फार्मूला है, इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम जबरदस्त दबा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि भैया हमको जेड इफेक्टिव अगर निकालना है तो जेड तो पता चल जाएगा किस एलिमेंट की बात कर रहा है, एटॉम की बात कर रहा है, वहां से एटॉमिक नंबर पता चल जाए। लेकिन सिग्मा को हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखो पहले कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ इनर सेल की बात कर रहा है। नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा हो, भाई हमें क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही तो क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, बाहरी वाले को स्क्रीन करते हैं। अब जितना ज्यादा होगा वो, भाई इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो स्क्रीन करेगा, उतना ज्यादा रोकेगा न्यूक्लियस के प्यार को, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को आ जाने के लिए। समझ रहे ना? तो जितना ज्यादा इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल हम बताएं, एनएस ऑर्बिटल, एनपी ऑर्बिटल, एनडी ऑर्बिटल और एनएफ ऑर्बिटल। ये एकदम है कि एस ऑर्बिटल में के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा स्क्रीन करते हैं एज कंपेयर टू एनपी इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन। ये फैक्टर है दो, आप याद रखेंगे इसको, इससे आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि किसमें ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक सिंपल चीज समझिए, एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे तो एस और पी के लिए एक फॉर्मूला समझिए, अगर सिंपल समझना है तो 0.35 इंटू nth सेल इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 इंटू n-1th सेल इलेक्ट्रॉन प्लस 1.00 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। यही फार्मूला याद कर लेंगे आप, सबसे बढ़िया है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि nth सेल मतलब जो सबसे बाहर वाला सेल, उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसके लिए 0.35 का इंटू करना है, फिर उसके बाद वाले में जितने होंगे उसके लिए 0.8 नहीं 0.85 का इंटू करना है, ये ध्यान रखेंगे, 0.85 का इंटू करना है, ठीक है। यहाँ 0.85 का इंटू करना है उसके बाद, और उसके बाद जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे इनके लिए कितना का इंटू करना है, 1.00, ठीक है, याद रहेगा। चलो तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे हम अगर मान लो हमको नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियस। तो क्या काम करना पड़ेगा भैया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, यही होता है। तो अब nth सेल और n-1 सेल देखना है तो ऐसे इसको ब्रैकेट कर लीजिए। ये nth सेल हो गया सेकंड वाला, और 1 वाला क्या होगा, n-1 सेल, मतलब सबसे आउटर ऑर्बिट तो यही है ना। अब तो सेकंड वाला जो सेल है वही nth सेल है, और इसके पहले वाला जो है n-1 सेल है। तो अब इसमें कितने प्रेजेंट है, देखो 3 यहाँ 2 यहाँ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, भाई हम खुद मेरे लिए कैलकुलेट, अपने इलेक्ट्रॉन अपने लिए खुद स्क्रीन थोड़ी करें, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको नॉट वहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसके लिए ही निकाल रहे हैं। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 और 2 4, तो 0.35 nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, प्लस n-1 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 0.85 इंटू 2। अब ये आप इंटू कर लीजिए, 1 पॉइंट कितना आएगा इसका, 30 होगा, 1.40 होगा, ठीक है। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 × 14, 1.40 प्लस 1.7, अब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.10 हो जाएगा ना। अब क्या है, आपको सिग्मा पता चल गया, अब निकालेंगे जेड इफेक्टिव की वैल्यू। जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करें, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जेड में से सिग्मा को माइनस करने पड़ेगा। जेड आपके पास क्या है, 7 माइनस 3.10, तो क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट यहाँ पे है, 4 माइनस के तो 4, 3.90, ठीक। ये हमारा जेड इफेक्टिव हो गया। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक और ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन का कैलकुलेट करना है। क्लोरीन का कितना होता है, 17, तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 3p5, ये इस तरीके से होता है।
अगर हम इसको NH सेल देखेंगे यहाँ तो ये 3 वाला होगा, तो इसको ब्रैकेट कर लेंगे, इसको ब्रैकेट कर लेंगे, इसको ठीक। तो NH सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चलो बताओ। सिग्मा इक्वल्स टू 0.35 इंटू NH सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 2 7, एक के लिए कैलकुलेट करना है तो उसको हटा देंगे, तो कितने का इंटू करेंगे 6 का, प्लस 0.85 इंटू कितना 8 प्लस यहाँ 2 6 8 है ना, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो उसमें कितने का इंटू करेंगे 1.00 इंटू 1.00 इंटू 2। अब इंटू कर दीजिए, 6 पंजे का 30, 6 3 18, 3 21, 2.10 प्लस यहाँ पे 0.85, 8 25 का 40, 8 64, 4 68, 6.80 प्लस 2। अब इसको इंटू कर दीजिए, 6 2 8, 2 10, 10.9। अब 10.9 आ गई। अब यहाँ से Z इफेक्टिव निकालना होगा और Z स्टार निकालना है, तो Z माइनस सिग्मा, मतलब कि 17 इसका एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का, माइनस कर देंगे 10.9, तो क्या आ जाएगा 6.1। ये हमारा Z इफेक्टिव। ठीक, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर S इलेक्ट्रॉन और P इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर D इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर D इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है, जैसे D इलेक्ट्रॉन अगर है, जैसे मान लो कि आपके लिए क्या करना है, Fe के लिए निकालना है, Fe के 3D सेट के लिए, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 4s2, ये होता है। हम 4 को इसलिए बाहर लगे क्योंकि हमका आउटर और इनर यहाँ देखना है ना, पहले 4s भरता है लेकिन 4 को हम बाहर लगे क्योंकि ये बाहर हो गया ना भाई। तो अगर इसके लिए निकालना है तो नॉर्मल रूल लगा लेंगे, वो भी वाला n-1 वाला। लेकिन अगर 3d के लिए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सिग्मा निकालते समय, कि जितने में d में इलेक्ट्रॉन्स है 5 6 है तो एक माइनस करेंगे उसमें से 5, क्योंकि एक के लिए निकाल रहे हैं, तो 0.35 का इंटू कर देंगे वहाँ पे, और बचा हुआ जितना इलेक्ट्रॉन है सब में 1.0 का इंटू करेंगे। 6 2 8, 6 14, 2 16, 2 18, तो सबका इतना इंटू करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 1.75 प्लस 18 है तो फिर 19.75। अब Fe का कितना Z इफेक्टिव आएगा भैया बताओ, Fe का Z इफेक्टिव 26 माइनस 19.75, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 6.25, ये आंसर हो गया। इस तरीके से कैलकुलेट बहुत सिंपल, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टेप वाइज आप S और P के लिए देखेंगे 0.35 NH सेल, 0.85 N-1 सेल, फिर उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को रिमेनिंग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके यहाँ दिखाया भी है कि जैसे यहाँ पे कन्फिगरेशन लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 जिंक का लिया है, तो 3d10 के लिए अलग 4s के लिए निकाला है तो 0.35 0.85 ऐसे करके निकाले हैं, और 3d के लिए निकालेंगे तो जितना उसमें d वाले में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जितने d इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम करके 0.35 कम करिए, बचे हुए इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐड करिए, फिर उसके बाद Z इफेक्टिव निकालना आपको पता है, Z माइनस सिंपल है, आराम से कैलकुलेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक जो इससे रिलेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेंड है पीरियोडिक का, जिससे कई सारे क्वेश्चन उठते हैं, आपको पता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं भाई, अगर एटम की बात करें तो एटम कितना छोटा पार्टिकल, उसके रेडियाई को नापना कितना ही टफ टास्क था। तो क्या करते हैं कि दो रेडियाई को अगर नापना है तो जो दो एटम्स है, बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके बीच का, उनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस नापेंगे, जैसे बॉन्ड लेंथ हुआ तो उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस नापें, तो ये d हो गया डायमीटर, उसको आधा कर दिए तो उसका हमको रेडियस पता चला। तो इट इज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। रेडियाई क्या है, ये दो जो एटम है उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का क्या है, हाफ। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, अब भैया बॉन्ड है, बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग टाइप के डिवाइड करें। जैसे कोवलेंट बॉन्ड में देखेंगे तो उसको कहेंगे कोवलेंट रेडियस, वान डेर वाल अट्रैक्शन में होगा तो कहेंगे वान डेर वाल रेडियस, मेटालिक बॉन्ड में देखेंगे तो कहेंगे मेटालिक रेडियस। 3 टाइप में डिवाइड कर दिए। कैसे कैसे होता है देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड को दिखाया है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है, शेयरिंग से होती है ना,
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होती है। तो उनके फिर उसके बाद उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस नापे, उसको आधा किए तो पता चला जो आर निकला उसको कहेंगे कि कोवेलेंट रेडियाई। भाई कोवेलेंट बॉन्ड का जो रेडियाई होगा, जो दो एटम सटे हुए हैं और दो एटम ओवरलैप किए हो तो उनके बीच का डिस्टेंस तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि ओवरलैप किए। तो यहाँ पे तो जो यहाँ पे रेडियाई आता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियाई। इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स बॉन्डेड बाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा उनके बीच को डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो निकल के आएगा हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई। मेटालिक रेडियाई सिंपल जुड़े हुए मेटालिक क्रिस्टल में एक एक एटम जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों के बीच का जो मेटालिक क्रिस्टल है उनके बीच एटम्स के बीच का डिस्टेंस नापेंगे न्यूक्लियस का और आधा कर देंगे तो मेटालिक क्रिस्टल हो जाएगा, मेटालिक रेडियाई हो जाएगा। वान डेर वाल की रेडियाइज की बात करते हैं तो वान डेर वाल रेडियाई क्या, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बस बॉन्डिंग नहीं बना है, बस एक अट्रैक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं वान डेर वाल अट्रैक्शन। तो वान डेर वाल अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों की सिचुएशन फिक्स है कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। अब उन दोनों के बीच का न्यूक्लियस का डिस्टेंस नापेंगे, जितना आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वान डेर वाल रेडियाई। सिंपल एकदम, कोई इसमें बहुत बड़ा सोचने वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड हम लोग जैसे जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, जैसे जैसे बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं पीरियड में, जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है और ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। इसके पीछे कारण क्या है ये समझिए, ये बड़ा चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या बात हो, जैसे अगर हम इस ग्रुप की बात कर लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस ग्रुप इस पीरियड की बात करते हैं। जैसे लिथियम के केस में क्या होगा, सेल तो सेम है, सेल का नंबर जितना होगा उतना ही इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इलेक्ट्रॉन का बढ़ रहा है नंबर, और प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस में क्या है, बढ़ता जा रहा है। भाई जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है प्रोटॉन का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो रहे हैं, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो वो अट्रैक्शन क्या करेगा, भाई सेल तो बढ़ा नहीं, मतलब दूर तो गया नहीं, इलेक्ट्रॉन पास ही में है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा खींच के रखेगा, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आसपास में होंगे, ठीक है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यहां से क्या होता है, बाएं से दाएं चलने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, सेल नहीं बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब साइज क्या होगी, छोटी होगी। क्यों, क्योंकि खींच के रखेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, संकुचित होगा तो साइज यहाँ दब जाएगी, तो खींच के रखता है तो साइज छोटी हो जाती है। वहीं एटॉमिक रेडियस की बात होती है, वहां सेल बढ़ता जाता है तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो भैया साइज बढ़ेगी, क्योंकि रिपेल करेगा, ज्यादा रिपेल करेगा तो दूर जाएगा, एक्सपेंड करेगा साइज इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से आप याद करेंगे कि हमेशा एटॉमिक रेडियाई जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आयनिक रेडियाई की बात करें, एटम के बीच का रेडियाई कह रहे थे, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई एकदम सिंपल समझिए कि भैया जो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच जो अपना प्रभाव है जितना न्यूक्लियस का, उसके बीच का डिस्टेंस नाप लेते हैं, वही हमारा क्या है, आयनिक रेडियाई। सिंपल एकदम, भाई न्यूक्लियस का प्रभाव है, आयन से इलेक्ट्रॉन जो आया है, इलेक्ट्रॉन आया, तो उसमें जो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो इन्फ्लुएंस जहाँ तक है उसके बीच का डिस्टेंस नाप लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, आयनिक रेडियाई। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो एनायन का रेडियाई और कैटायन का रेडियाई दोनों को ऐड किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में समझना चाहिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, कि ऐसे सारे स्पीसीज जिसकी बात करते हैं, जैसे सारे स्पीसीज जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होते हैं, सेम। आइसो मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रॉन उनके क्या है, सेम है। अब बात आती है कि उनकी साइज पे क्या प्रभाव पड़ती है। तो जैसे देखो यहाँ पे, अगर एग्जांपल में यहाँ सिंपल देखो, मैग्नीशियम 2+ दिया है, Na+ दिया है, F- दिया है, O/2-। अगर इन सब के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखेंगे तो 10-10 आ रहा है, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन आएगा, काउंट भी कर लेंगे। लेकिन प्रोटॉन की बात देखो, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। अब बताइए 12 प्रोटॉन मिलके 10 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो ज्यादा ना अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ 8 कर रहा है तो यहाँ कम अट्रैक्ट करेगा, यहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट जाता रहेगा।
समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे 12 जो है 10 को कर रहा है तो ज़्यादा खींचेगा, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो साइज सबसे छोटी हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि अगर सेम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी साइज छोटी, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी साइज उसकी बड़ी। याद रहेगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसा नहीं है कि कुछ और भी दे दे भैया अलग इलेक्ट्रॉन तो कर ले, ना ना ना, ये ध्यान रखेंगे। साइज भी नीचे दी हुई है आपको इंगस्ट्रा में। तो ये सिंपल चीज यही ध्यान है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो साइज की बात आती है, जो जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा उस पर उतनी ज़्यादा उसकी साइज उतनी ज़्यादा होगी, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी। एकदम क्लियर कट, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझ में, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे तरफ से दिखेगा, हम बता भी देते हैं, बोल भी देते हैं अगर थोड़ा लाइटर दिख रहा है। तो इसमें ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई में क्या होता है कि, अरे पीछे चलो, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए लिथियम का आयनिक रेडियस दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबीरियम आयन, सीजियम आयन, ये आयनिक रेडियाई का एक ऑर्डर दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में, गैसियस कंडीशन में है, देखो गैसियस कंडीशन में तब तो ठीक है कि लिथियम आयन से बड़ा, सोडियम आयन से बड़ा, पोटेशियम आयन बड़ा, रुबीरियम आयन प्लस भी से, जैसे जैसे बात करते हैं कि ऊपर से नीचे आने साइड बढ़ती है। लेकिन जैसे ही बात आती है हाइड्रेटेड कंडीशन में, हाइड्रेटेड कंडीशन मतलब लिथियम आयन प्लस है, Na प्लस है या K प्लस है, जो भी है आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होता है, लिथियम आयन क्या है कि उसकी साइज छोटी है, उसमें क्या होता है वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टिक करते हैं। ठीक है, वाटर हाइड्रेटेड ज़्यादा होता है, Na प्लस वही थोड़ा कम होता है, K प्लस उससे भी कम होता है, रुबीरियम उससे भी। तो इससे क्या होता है कि जब टोटल हाइड्रेटेड कंडीशन में उसका रेडियस नापते हैं तो सबसे ज़्यादा लिथियम खो जाता है, फिर धीरे 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 कम होने लगता है। तो जो अगर हाइड्रेटेड कंडीशन का आपको पूछेगा तो ये ध्यान रखेंगे कि जो आयनिक रेडियाई गैसेस स्टेट कंडीशन में होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, किसका, लिथियम वाले ग्रुप का। ये याद रखेंगे एकदम बढ़िया से, इसमें कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए तब अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, लगातार थोड़ा थोड़ा अपडेट रहते हैं, अभी इतना ही रखते हैं तब तक। लेकिन आपको क्या काम करना है पहले आपको बोल दें बढ़िया से। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्वेश्चन पढ़िए, उसमें सॉल्व करिए, जैसे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू खूब कैलकुलेट करिए। कोई दिक्कत परेशानी हो धड़ाक से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन एक काम तो करना पड़ेगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुँचे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये काम तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।